नमस्कार मित्रों। तो चलिए अभी जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। अभी जो साइंस एंड टेक का जो टॉपिक है इसे हम लोग ने एक और टॉपिक के साथ जोड़ दिया है एंड दैट इज़ रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने उसे लिखा हुआ नहीं है। अगर आप ये देखते हो, सिलेबस देखते हो, तो सिलेबस में कुछ आपको पता चलता है कि सिलेबस में यहाँ पे लिखा हुआ है अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आप कहोगे सर आईपीआर क्या होता है, बौद्धिक संपदा अधिकार, ये क्या होता है? ये आपके बाकायदा सिलेबस में लिखा हुआ है। ये वो चीज़ें हैं, ये वो मिलकत है जो आपकी इंटेलेक्चुअल मतलब कि आपकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर आपने बनाई हुई है। उदाहरण के तौर पर नॉलेज जो है बराबर, ये नॉलेज को अगर आपने कोई बुक में इसको लिख दिया है तो क्या केवल आप ही को उसके ऊपर अधिकार होगा? आंसर इज यस। अगर आपने उसे कॉपीराइट कर दिया है, ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे मैं भी एक बुक का ऑथर हूँ, अगर मैंने उसे कॉपीराइट कर दिया है तो वो केवल किसकी मिलकत हो जाएगी? वो मेरी ही मिलकत हो जाएगी। लेकिन इज इट अ टेंजिबल प्रॉपर्टी? आंसर इज नॉट। इट्स नॉट ए टेंजिबल प्रॉपर्टी। मैं बुक की बात नहीं कर रहा, लेकिन उसमें जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, इज इट अ टेंजिबल प्रॉपर्टी? आंसर इज नॉट। इट्स नॉट ए टेंजिबल प्रॉपर्टी। लेकिन वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे आप छू सकते हो, जिसे आप टच कर सकते हो। तो ये किस में आएगा? इट्स एन इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाट यू कॉल एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, जब कंपनी का वैल्यूएशन होता है तब इन सब चीज़ों को भी गिना जाता है, काउंट किया जाता है। आप देखोगे सिलेबस के अंदर तो प्रीलिम्स में क्या लिखा हुआ है? बहुत ही छोटे से शब्द लिखे हुए हैं, 2 शब्द, जनरल साइंस। अब आपको कैसा जनरल साइंस मतलब क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बहुत सारी जगह पे मैंने देखा हुआ है, बाकायदा मैंने नज़रों से देखा हुआ है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस केवल क्या करते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा के बात खत्म करते हैं। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जनरल साइंस के अंदर इन लोग ने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स या ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी से लगते हुए, जो जुड़े हुए हैं, आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स से भी जुड़े हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको मेंस में देखने को मिलती है। प्रीलिम्स में इसके बारे में कोई भी वर्णन नहीं है, इसके बारे में विस्तार तौर पर विस्तृत तरीके से देखा जाए तो कोई भी चर्चा नहीं है। मेंस पे हम लोग काउंट करते हैं, आते हैं, जंप करते हैं। क्या लिखा हुआ है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट्स इन द एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। मतलब कि इसके अंदर किस प्रकार की प्रगति और विकास हो रहा है और उसका उपयोग हम लोग किस तरह से करें और उसका प्रभाव हम लोग रोजिंदा जिंदगी में किस तरह से देखते हैं, किस तरह से उसको हम लोग देखते हैं। अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या भारतीयों ने इसमें किस प्रकार का योगदान दिया है? इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब इसका निजीकरण, सॉरी नॉट निजीकरण, ये जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर हम लोग किस तरह से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीय की उपलब्धियां, देश रूप में प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। इंडिजिनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग किस तरह से उसे भारत में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और भारत में हम लोग किस तरह से उसे ही बना सकते हैं, उसे हम लोग यहाँ से डेवलप कर सकते हैं, मतलब यहाँ से उसको विकसित कर सकते हैं भारत से ही। अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब आप कहोगे सर यहाँ पे आदि मतलब कि एक्सेट्रा क्यों नहीं लिखा हुआ है? एक्सेट्रा बाकी सब जगहों पे देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेट्रा लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है आईपीआर, लिखा हुआ है यस, 100% लिखा हुआ है। लेकिन आईपीआर पे से हमेशा प्रत्येक वर्ष हर एक वर्ष में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जब पूछा गया था दैट वाज बैक इन 2013 सेक्शन 3D ऑफ द पेटेंट्स एक्ट। उसके बाद में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। लेट्स हैव अ लुक एट इट, पता चल जाएगा, जजमेंट आ जाएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नहीं पूछा हुआ है। जब भी आप आईपीआर पे देखते हो तो आईपीआर पे जो क्वेश्चंस है दे आर नॉट आस्क्ड दैट मच फ्रीक्वेंटली। आते हम लोग ये टॉपिक पे से, तो जो क्वेश्चन है 2013 में पूछा हुआ है और 2014 में पूछा हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि लास्ट में से लास्ट जो क्वेश्चन था 2013 और 14 में, मतलब कि 10 वर्ष पहले पूछा हुआ था। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो करंट अफेयर्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसके आधार पर ये लोग प्रश्न तुरंत पूछ सके। तो आईपीआर को आप चाहो तो निगलेक्ट भी कर सकते हो, बट टेक केयर, इसे आप पत्र पे लकीर मत समझ लेना। क्यों? क्योंकि अगर करंट अफेयर्स में मुद्दा आता है, मतलब वर्तमान में समाचार पत्रों में अगर ये मुद्दा आता है तो उससे आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से अगर क्वेश्चन ट्रिगर हो जाए तो फिर आई डोंट वांट के आप लोग अनप्रिपेयर्ड तरीके से पकड़े जाओ। तो आते हम लोग कोर टॉपिक में से, ऐसे कौन से टॉपिक्स है जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं और कौन से ऐसे टॉपिक है, कौन से ऐसे मुद्दे जहाँ से प्रश्न कम पूछे जाते हैं। तो व्हेन वी लुक एट दिस पाई चार्ट तो पता चलता है कि देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस पार्ट, कोल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, ऊर्जा क्षेत्र। ये जो पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू एनर्जी सेक्टर, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चंस आ रहे हैं, यस क्वेश्चंस आ रहे हैं एनर्जी सेक्टर। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने और लिखा हुआ है न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर पे से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। आंसर इज यस, क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन ये कौन से है? दिस इज एक्चुअली ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी। ड्यूअल यूज़ का मतलब क्या होता है? इसका उपयोग जो है आप बम बनाने के लिए भी कर सकते हो और आप इसका उपयोग बिजली बनाने के लिए भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन अधिक कहाँ से आते हैं?
जो भी करार, जो भी संधि, जो भी मंत्रणा हम लोग जो कर रहे हैं उसके ऊपर लोग क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। मतलब कि जो अग्रीमेंट्स हम लोग कर रहे हैं बाकी देश विदेश के साथ में, या तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हम लोग अग्रीमेंट कर रहे हैं, जो करार के साथ में समझौता हम लोग कर रहे हैं, इसके ऊपर से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ना कि टेक्नोलॉजी के हिस्से में से। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम 235 उसके कितने आइसोटोप्स है, उसके हाफ लाइफ क्या होती है, थोरियम के कितने आइसोटोप्स है, या तो उसकी हाफ लाइफ क्या होती है, इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, टेक्निकल चीज़ों पे प्रश्न कम आ रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हम लोग करार कर रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन ये लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि यहाँ पे न्यूक्लियर लिखा हुआ है, मतलब ये नहीं कि आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर अग्रीमेंट्स। फाइन। बाकी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्निकल चीज़ों में से सबसे अधिक कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोल सेक्टर में से। सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम ई व्हीकल्स, जो बेसिकली समाचार पत्रों में बार बार आपको देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम बायोफ्यूल्स, एज यू कैन सी फ्रॉम हियर एट दिस प्लेस। इसके बाद में सबसे अधिक क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, तो आप कहोगे सर ये वाला पार्ट आईसीटी के ऊपर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, मतलब संचार के लिए जो भी हम लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। यस डेफिनेटली द क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम हियर एज वेल। आप कहोगे सर इन सब चीज़ों का क्रक्स क्या है, क्रक्स केवल एक ही है कि जहाँ से भी करंट अफेयर्स ज़्यादा आते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा है। सेम इज द केस हियर। फाइन। तो बाकी सब चीज़ों में आप देखोगे कि सर जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट एक समान है, 2%, 2%, 3%, 2%, 2%, 2%। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि इसमें कुछ आपको इतना फर्क देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप बाकी 3 टॉपिक में से देखोगे तो प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा है। कौन से 3 टॉपिक, कोल सेक्टर, ई व्हीकल, बायोफ्यूल्स और ये वाला टॉपिक आईसीटी। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, मतलब कि अधिक पूछे जा रहे हैं। ठीक है। एक जो चीज़ जो मैंने अभी तक आपके सामने चर्चा नहीं की है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग में से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल यस क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो फॉर्मेट मैंने आपका प्रीलिम्स के संदर्भ में बताया है, लेकिन आप इसी को अगर आप मेंस के साथ में अगर आप कंपेयर करोगे, मतलब इसका अगर आप तुलना करोगे तो पता चलेगा कि मेंस के अंदर पूरा वेटेज बदल ही जाता है, पूरा आर पार हो जाता है। तो मेंस में आप देखोगे कि सबसे अधिक क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, आप कहोगे सर 16 में से आ रहे हैं। एंड देन सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम विच पार्ट, दे आर रिलेटेड टू दिस 3 पार्ट्स। कौन से 3 पार्ट है, यहाँ पे आप देखोगे वेटेज ऑलमोस्ट एक समान ही है, 8%, 8%, 8%, 8%, 8%, मतलब 8% के बराबर ही आपको हर एक में देखने को मिलता है। बायोफ्यूल्स 8%, ई व्हीकल 8%, एग्रीकल्चर 8%, इसरो के जो मिशन है उसके ऊपर भी 8%, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस 8%, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल डिस्प्ले, हर एक में से आपको 8% देखने को मिलता है। सबसे अधिक प्रश्न आपको कहाँ पे देखने को मिले, आप कहोगे सर सोलार में से, लेकिन यही सोलार का अगर हम लोग वेटेज देखते हैं प्रीलिम्स के अंदर तो आप कहोगे सर खाली वेटेज 3% ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहोगे सर वेटेज इतना बदल क्यों जाता है, जाहिर सी बात है जो करंट अफेयर्स में होगा उसके ऊपर जो पॉलिसी होगी वो पॉलिसी लोग कहाँ पे पूछेंगे, मेंस में पूछेंगे। पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन मेंस प्रीलिम्स में कम आते हैं। पॉलिसी के ऊपर सबसे अधिक प्रश्न कहाँ पे आते हैं, आप कहोगे सर मेंस में से आते हैं। इज दैट क्लियर। तो मेंस में जो आप वेटेज देखते हो वो चीज़ आपके प्रीलिम्स में लागू नहीं होती है। ठीक है, मेंस का दोबारा हम लोग देख लेते हैं कहाँ से सबसे अधिक प्रश्न आ रहे हैं। आप कहोगे सर ये आउटर स्पेस, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, मून मिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल डिस्प्ले, ये वाले टॉपिक में से, ये वाले मुद्दों में से अधिक प्रश्न आते हैं। लेकिन ये सब चीज़ों का अगर आप देखोगे तो वेटेज यहाँ पे क्या हो जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी 5%, यहाँ पे आप देखोगे क्या हो जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी 8%, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 8%, जबकि यहाँ पे इसका जो वेटेज है वो कितना है, वो केवल 2% है, ओनली 2% है। इज दैट क्लियर। तो ये जो मैंने आपके सामने पाई चार्ट प्रस्तुत किया है इसके आधार पे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस का वेटेज कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। अब आता है उसका पैटर्न के फॉर्म में, कि पैटर्न मतलब इन द सेंस वो क्वेश्चन किस तरह से आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं प्रीलिम्स, अच्छा सॉरी सिलेबस, आई थिंक सिलेबस हमारा हो चुका है। तो व्हेन वी लुक एट द सिलेबस, तो सिलेबस में आप देखोगे कि प्रीलिम्स में क्या लिखा हुआ है, 1 सेकेंड, व्हेन वी लुक एट द सिलेबस, यहाँ पे देखिए प्रीलिम्स में क्या लिखा हुआ है। देखिए प्रीलिम्स में क्या लिखा हुआ है, प्रीलिम्स में केवल जनरल साइंस लिखा हुआ है, जनरल साइंस। लेकिन जनरल साइंस में क्या, कौन से टॉपिक में से ये लोग ज़्यादा सवाल पूछेंगे, कौन से टॉपिक में से सवाल ये लोग कम पूछेंगे, ये आपको यहाँ पे कुछ भी वर्णन दिखता नहीं है। जब पाई चार्ट देखा तब आपको पता चला कि कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन कम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत ही वेग है। वेग मतलब क्या है, बहुत ही मैक्रो, बहुत ही व्यापक तरीके से दिया हुआ है, लेकिन इसके अंतर्गत क्या पूछा जा सकता है वो आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है। मेंस में आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, IT, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इशूज़ रिलेटेड टू IPR। अब आप में से बहुत सारे लोग चर्चा करोगे, कमेंट करोगे कि सर डिफेंस का तो लिखा ही नहीं है, वर्णन नहीं है, डिफेंस का वर्णन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही है।
इज क्लियर। क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप इसको पकड़ के रख सकते हो कि सर ऐसा ही इसके ये टॉपिक में से ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि आप सारे सारे प्रश्नों को इन सब चीज़ों में से ही केंद्रित कर सकते हो, या तो आप इन सब चीज़ों को यहीं पे कंसाइज कर सकते हो। नो, यू कैन नॉट डू दैट थिंग, यू कैन नॉट कंपार्टमेंटलाइज द क्वेश्चन ऑल ईच एंड एवरी क्वेश्चन इनटू ऑल दिस टॉपिक्स। देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन, कुछ ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलते हैं जो इन सब टॉपिक में से बाहर पूछे हुए हैं। फाइन, इज इट क्लियर। तो जो है मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है, विल कम बैक टू दिस पार्ट। कोल सेक्टर में से क्वेश्चंस कैसे आए हैं, व्हेन वी लुक एट द क्वेश्चंस तो पता चलता है कि क्वेश्चंस जो बहुत ही बेसिकली सिंपल है। विद रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, नन ऑफ देम इज सेट अप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड। ठीक है, आप कहोगे सर कोयले को पानी ज़्यादा चाहिए, जाहिर सी बात है, बिकॉज कोल क्या करेगा, स्टीम बनाएगा, स्टीम से हम लोग क्या करेंगे, स्टीम से हम लोग ये चलाएंगे, जनरेटर चलाएंगे, नॉट जनरेटर, आर्मेचर चलाएंगे, आर्मेचर के आधार पर क्या होगा, बिजली पैदा होगी। तो पानी चाहिए, हाँ पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत अधिक चाहिए। अब यहाँ पे जो पानी है वो पानी कौन सा होना चाहिए, मीठा पानी होना चाहिए कि समुद्र का पानी होना चाहिए। वी कैन डू विथ एनी ऑफ दिस थिंग्स, बट द थिंग इसके अगर मीठा पानी होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि टरबाइन की जो ब्लेड होती है उसके ऊपर असर कम आएगी, क्षार कम जमा होगा। यहाँ पे लिखा नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर। अब ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। नन ऑफ देम मतलब क्या है, एक भी नहीं होगा। आपको सर एक या दो तो हो गए, हो सकता है, सारी सी बात है, हो सकता है। नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट, हो सकता है कि भाई कोई एक ऐसा भी बनाया गया हो जो कम पानी वाली जगह पे हो। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, अधिकतर जो भी पावर हाउस होते हैं वो सब कहाँ पे बनाए जाते हैं, आपको वैसे बड़ी बड़ी नदियाँ जो होती है जहाँ से पानी तुरंत उपलब्ध होता है, वहाँ पे आप बनाना ज़्यादा पसंद करोगे। तो स्टेटमेंट 2 भी जो है वो भी बहुत एक्सट्रीम है। नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड, आपको वैसे जिंदाल है, एसआर है, टॉरेंट पावर है, ये सब तो क्या है, ये सब प्राइवेट है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 3 भी बहुत एक्सट्रीम है। इज दैट क्लियर। तो नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, ये तो मुझे लगता है गलत ही है, 3 वाला भी गलत ही है। 2 वाला जो है वो टू सर्टेन एक्सटेंट 50-50 है। तो अधिकतर जो भी क्वेश्चंस हो गए वो कैसे हो गए, आप कहोगे सर डायलेमा आ जाता है। डायलेमा मतलब क्या होगा कि क्या है सही है कि क्या है गलत है, और यदि आपको पता होगा तो ही आप उसका उत्तर दे पाओगे, और अगर नहीं पता होगा तो आप उसका उत्तर नहीं दे पाओगे। टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, दिस आंसर अपीयर्स टू बी, दिस स्टेटमेंट अपीयर्स टू बी रॉन्ग। लेकिन एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होगा ये हम लोग को जब यूपीएससी की आंसर की आएगी सामने तभी मैं आपको बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई अभी अगर मैं बताऊंगा और फिर कल उठ के अगर गलत हुआ तो बट ऑब्वियस बात है आई विल बी इन द डक। और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस तरह से आए, कौन से स्वरूप में आए हैं। व्हेन यू लुक एट दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो 2022 में पूछा हुआ है, कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। आप पूछोगे सर इसका ट्रिगर फैक्टर क्या है, बट ऑब्वियस बात है करंट अफेयर्स। यहाँ पे देखिए, सीसीओ इज अ मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक्स। इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल लिग्नाइट ब्लॉक्स. It hears any objection to the government's notification relating to acquisition of coal-bearing areas. It ensures that coal mining companies deliver the coal to end user in prescribed time. ये क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है और आपको इसका आंसर लिखना है। आप कहोगे सर एकदम प्रिसाइज पता होगा तो ही आप इसका आंसर दे पाओगे। एक्जैक्टली यस, एकदम प्रिसाइज अगर आपके पास नॉलेज होगी, परफेक्ट नॉलेज होगी तो ही आप इसका आंसर दे पाओगे। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन 2020। स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। आप कहोगे सर इसे यहाँ पे क्यों डाला हुआ है। सी द रीजन बिंग इसके कोल के भी अनेक प्रकार होते हैं। उसमें कोल के अंदर जो 2 मुख्य प्रकार है वो कौन से होता है, एक होता है स्टीम कोल जो पावर हाउस में उपयोग होता है, और एक होता है थर्मल कोल, थर्मल कोल जो पावर हाउस में उपयोग होता है उसी को हम लोग कहते हैं स्टीम कोल। और जो दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहेंगे मेटलर्जिकल कोल। ठीक है, या तो उसे हम लोग कहेंगे कोकिंग कोल। कुकिंग कोल या मेटलर्जिकल कोल का उपयोग कहाँ पे होता है, स्टील के अंदर होता है। यही क्वेश्चन आपको सामने रखा हुआ है, प्रस्तुत किया हुआ है। क्या स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पूछा इसका उपयोग और हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, प्रश्न 2020 में पूछा हुआ है। When you look at other questions related to solar, तो पता चलता है कि सोलार में से भी क्वेश्चंस आए। यस, सोलार में से भी क्वेश्चंस आए हैं। मोस्ट ऑफ देम आर बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। ये क्वेश्चन जो है ये 2022 में पूछा हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया। केरला हैज़ द फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गोवा हैज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन इंडिया। ये क्वेश्चन जो 2022 में पूछा हुआ है, आपको इसका आंसर लिखना है। अगर आपको पता होगा तो आप लिख पाओगे, नहीं पता होगा तो यू वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट दिस थिंग। इसके पहले जो प्रश्न है 2014 में पूछा हुआ था। 2014 के बाद कोई प्रश्न पूछा ही नहीं क्या, हाँ अच्छा सॉरी 17 में भी पूछा हुआ है, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। तो व्हेन यू लुक एट दिस क्वेश्चंस पता चलता है कि ये सब क्वेश्चंस जो है सब किसके बेस पे ट्रिगर होते हैं, ऑल ऑफ देम और मोस्ट ऑफ देम आर बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स ओनली। आपको ये नहीं पूछा हुआ है कि सेमीकंडक्टर्स कैसे काम करते हैं, आपको ये नहीं पूछा हुआ है सोलर फोटोवोल्टिक कैसे काम करते हैं। आपको क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स और उसके बेस पे आपको बेसिक पूछा हुआ है या तो करंट पूछा हुआ है। फाइन, नेक्स्ट एक पार्ट देख लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ग्रीन हाइड्रोजन। ये नया टॉपिक है जो पिछले 2 वर्ष में पूछा जा रहा है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2023। क्वेश्चन इज लाइक दिस, कंसिडर द फॉलोइंग हैवी इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर, ऑयल, स्टील, ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बोनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द अबव इंडस्ट्रीज। इसके बारे में आपके सामने प्रश्न रखा हुआ है।
अपार्ट फ्रॉम ग्रीन हाइड्रोजन वेल डू यू फाइंड क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड फ्रॉम दिस थिंग बायोफ्यूल्स। तो व्हेन यू लुक एट बायोफ्यूल्स यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं, हाँ मेंस में आया हुआ है। डिस्कस द सेवरल वेज इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन हेल्प इन मीटिंग द करंट फ्यूल स्टोरेज। आप कहोगे सर ये क्या है, बायोफ्यूल्स में थोड़ी ना ये यूज़ होता है, बायोफ्यूल में तो जात्रोपा का उपयोग होता है, बायोफ्यूल्स में तो मतलब जैविक ईंधन में तो शुगर केन गन्ने का उपयोग होता है। नहीं, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस है या तो उसके अलग अलग वर्जन्स है। जो फोर्थ वाला जो तरीका है, फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स, उसमें हम लोग कौन सी चीज़ का उपयोग ज़्यादा करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं। यहाँ पे वही प्रश्न पूछा हुआ है, डिस्कस सेवरल वेज इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन हेल्प इन मीटिंग द करंट फ्यूल शॉर्टेज। ये आप आंसर लिख सकते हो फोर्थ जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स के संदर्भ में। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा हुआ है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन जो 2020 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, कसावा, डैमेज व्हीट ग्रेन्स, हॉर्स ग्राम एंड रोटन पोटैटोज, शुगर बीट। ठीक है, इसका आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लिख सकते हो एंड देन यू कैन गो अहेड। फाइन, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ, algae बेस्ड बायोफ्यूल्स दैट इज एक्चुअली द थर्ड जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे, बायो शब्द का बार बार उपयोग हुआ है, बायोफ्यूल, बायोगैस, बायोमीथेन। ठीक है, बायो फॉर एग्जाम्पल कल उठ के एक नया प्रोडक्ट आता है बायो हाइड्रोजन। तो बायो शब्द वाले जो चीज़ें होती है वो आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण बन जाती है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी को इन सब चीज़ों से ज़्यादा लगा होता है। सोलार करंट अफेयर्स आता है, बायो करंट अफेयर्स आता रहता है, तो जो भी चीज़ें करंट अफेयर्स में होगी वो आपको बार बार पूछेंगे। अब आप कहोगे सर वैसी कौन सी चीज़ें साइंस में जिस पे करंट अफेयर्स सबसे अधिक आता है? पहली चीज़ डिफेंस, दूसरी चीज़ इसरो, तीसरी चीज़ एनर्जी सेक्टर, बायो से संबंधित। तो इन सब मुद्दे के अंदर आप देख सकते हो करंट अफेयर्स जहाँ पे सबसे अधिक आता है वहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना भी अधिक होती है। तो ये जो है मैंने आपको एनर्जी सेक्टर के संदर्भ में कुछ एग्जाम्पल्स दिए। न्यूक्लियर के संदर्भ में हम लोग आते हैं, न्यूक्लियर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। When you look at the questions from nuclear sector, you will find that most of them are based on agreements. देखिए यहाँ पे इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल। अब पूछोगे सर ये सही गलत है, अभी हम लोग को उसके बारे में चर्चा नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको स्टेटमेंट के स्वरूप में दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि यूरेनियम कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। भारत के पास यूरेनियम है, हाँ है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत कौन सी चीज़ का उपयोग ज़्यादा करता है? कोल का उपयोग ज़्यादा करता है। यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गलत है, क्यों? क्योंकि 60% से अधिक अगर आप उसको एनरिच करोगे तो उसका उपयोग आप कहाँ पे करना पसंद करोगे? वेपन्स, मतलब कि हथियार में करना पसंद करोगे, या तो संरक्षण डिफेंस में। तो ये जो स्टेटमेंट है डिफेंस, आप कहोगे सर डिफेंस में अगर आप उसको उपयोग कर दो, और यहाँ पे क्या लिखा है? बिजली पैदा करने के लिए, बम बनाने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए। तो वाई दिस इज अ ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी। वही टेक्नोलॉजी का उपयोग आप बम बनाने के लिए भी कर सकते हो, वही टेक्नोलॉजी का उपयोग आप बिजली पैदा करने के लिए भी कर सकते हो। फाइन, तो ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग उस तरह से देख सकते हैं। ये कौन से संदर्भ में? ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के संदर्भ में। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बहुत सारा डिबेट किया जाता है कि उसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे 2018 में पूछा हुआ है, एडिशनल प्रोटोकॉल, वंस अगेन इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ अग्रीमेंट। ठीक है, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी, उसके बाद में इसे पूछा गया था। इन इंडिया वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर IAEA सेफगार्ड्स वाइल अदर्स आर नॉट। ये भी आप पूछोगे सर ये कौन से संदर्भ में? दिस इज रिलेटेड टू एडिशनल प्रोटोकॉल ओनली। एडिशनल प्रोटोकॉल के तहत हम लोग को क्या करना पड़ता है कि कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को हम लोग को अलग कर देना होगा। वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जिसका उपयोग हम लोग हथियार बनाने में कर रहे हैं उसे आप अलग कर दोगे, और वो न्यूक्लियर रिएक्टर जिसका उपयोग आप केवल सिविलियन के लिए करोगे, मतलब केवल आप बिजली पैदा करने के लिए करते हो, उसका भी आप क्या करोगे? वर्गीकरण कर दोगे। ये चीज़ किसके तहत हम लोग कर रहे हैं? एडिशनल प्रोटोकॉल के तहत कर रहे हैं। यही सेम चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन वर्ष 2020 के में पूछा गया। आपका वर्ष 18 और फिर 20 दोबारा पूछा गया। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्निकल क्वेश्चंस कम है, लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चंस है वो कौन से अग्रीमेंट के ऊपर ज़्यादा आ रहे हैं। ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब कि जो समझौता या करार हम लोग जो कर रहे हैं बाकी देशों के साथ में, वो संदर्भ में प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं। टेक्निकल के ऊपर क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। विल कम बैक टू दिस पार्ट। ये जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं? लुक एट दिस क्वेश्चन 2023 में जो पूछा हुआ है, एरियल मेटाजेनोमिक्स बेस्ट रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2023 के अंदर। वंस अगेन दिस इज बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। व्हेन वी लुक एट एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में भी क्वेश्चन आए हैं, यस आए, जीनोम सीक्वेंसिंग पे भी क्वेश्चन आए, लेकिन 2017 में आया है। और क्वेश्चन कहाँ से आए? आप कहोगे सर 2015, उस वक्त कौन सी चीज़ मुद्दे में थी? द थिंग दैट वॉज एक्चुअली इन द कॉन्ट्रोवर्सी वॉज एक्चुअली रिलेटेड टू GM मस्टर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। दोबारा कंट्रोवर्सी में, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड के ऊपर ये सरसों, तो उसके ऊपर भी आप क्या कर सकते हो? ये बरस में, आने वाले वर्ष में 2024 के अंदर आप एक क्वेश्चन की तो अपेक्षा रख सकते हो, अनुमान लगा सकते हो। वो क्वेश्चन क्या होगा, कैसे होगा, वो एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद ही आपको पता चलेगा। बॉलगार्ड 1 एंड बॉलगार्ड 2 टेक्नोलॉजीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, वंस अगेन दिस इज बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स।
तो यहाँ पे साइंस एंड टेक की अगर हम लोग बात करें तो साइंस एंड टेक में आप क्या देखते हो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर एक्चुअली बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। फाइन, तो जैसे मैंने हम लोग ने चर्चा की कि क्वेश्चंस आ रहे हैं, यस दे आर एक्चुअली स्प्रेड ओवर अ वाइड स्पेक्ट्रम। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन जो लॉन्च व्हीकल में से है, लॉन्च व्हीकल में से ये पीएसएलवी और जीएसएलवी पे प्रश्न जो है ये 2018 में पूछा हुआ है। अभी कौन सी चीज़ चर्चा में, आप बोलोगे सर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल आरएलवी। तो आरएलवी में से देखा जाए तो क्वेश्चन अभी नहीं पूछा हुआ है, लेकिन उसके बारे में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसरो की वेबसाइट पे बार बार कोई ना कोई अपडेट देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्रैमजेट इंजन, तो स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है, स्क्रैमजेट इंजन की विशेषता क्या होती है, स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का उपयोग हाइपरसोनिक मिसाइल्स में किस तरह से होता है, ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा हम लोग देख सकते हैं न्यूज़पेपर के अंदर। क्यों, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इस प्रकार के हथियार का उपयोग किया है। वही टेक्नोलॉजी स्क्रैमजेट जो हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए उपयोग करते हैं, वही टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग किस में करेंगे, आरएलवी में करेंगे, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल में करेंगे। तो इसके ऊपर से क्या क्वेश्चन आ सकता है, हाँ प्रश्न पूछने की संभावना है, बिल्कुल इसे आप निगलेक्ट नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। और क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, हीलियोस्फीयर में से। अब देखिए हीलियोस्फीयर क्यों, आदित्य मिशन जो है अभी चर्चा में है और ये भी उसके और एक दो नए अपडेट आने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन जो है पूछे हुए, यस डेफिनेटली क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिलेटेड टू सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर अगर पृथ्वी को छूती है, ठीक है, अगर स्पर्श करती है तो इसमें से कौन सी चीज़ों पे असर आ सकती है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। आप पूछोगे क्यों सर, रीज़न क्या है, आदित्य मिशन जो है अभी इसके बारे में 1 वीक 10 डेज में आपको उसका अपडेट मिलेगा, आप उससे थोड़ा ध्यान से पढ़ना। क्यों, आदित्य जो है दैट इज वी आर एक्चुअली प्लेसिंग एट लाग्रांज पॉइंट। ये लाग्रांज पॉइंट क्या होता है, लाग्रांज पॉइंट पे उसकी खूबी क्या रहेगी, वो लाक्षणिकता क्या है, उसे क्यों लाग्रांज पॉइंट पे रखा जा रहा है, इसके ऊपर हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन, इसके ऊपर हम लोग आने वाले वर्ष में प्रश्न देख सकते हैं, क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो आई होप मेजोरिटी लोगों को क्लैरिटी आ रही है कि यहाँ पे क्वेश्चंस किस प्रकार से आ रहे हैं। फाइन, अब आपको वैसे हेल्थ आपने क्यों शामिल नहीं किया हुआ है, हेल्थ ऑलरेडी हम लोग ने शामिल किया हुआ है, लेकिन उसे हम लोग ने गवर्नेंस के साथ साथ में जोड़ दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे शामिल नहीं किया हुआ है। इसलिए आप देख सकते हो कि बायोलॉजी के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं। ये आपके सामने मैंने इंडेक्स रखा हुआ है, इंडेक्स में आप देख सकते हो बायोलॉजी कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो बायोलॉजी क्यों नहीं है, उसका रीज़न एक ही है, उसका वजह एक ही है कि उसे हम लोग ने गवर्नेंस के अंदर शामिल किया हुआ है। एक दो टॉपिक ऐसे जहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन आ सकते हैं या तो आए हैं, वो कौन सा है, ये टॉपिक लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजेंस इन इंडिया। 1. जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, टेकिंग इनकरेक्ट डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स। 3. यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइवस्टॉक। 4. मल्टीपल क्रॉनिक डिजीज इन सम पीपल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर, एंटी ड्रग रेजिस्टेंस के ऊपर। तो ये सब जो भी टॉपिक्स है आपके सामने मैंने रखा हुआ है, यहाँ से आई होप आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी। बीएमडी के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 के अंदर, ये पूछा हुआ है कि इसमें मेंस में पूछा हुआ है, और इसी प्रकार का एक प्रश्न जो है 2018 में भी पूछा हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के ऊपर। इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट्स, यहाँ से गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये देख सकते हो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कौन सी चीज़ को लेके, डिफेंस को लेके। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये 2014 में पूछा हुआ है पेपर 3 के अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आप देख सकते हो जो क्वेश्चन है ये 2023 में पूछा हुआ है। इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एआई। क्यों, आपको वैसे चैट जीपीटी बहुत चर्चाओं में था। चैट जीपीटी के बारे में के आधार पर कहा जाता है इट विल एक्चुअली ट्रिगर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। किस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट ट्रिगर करेगा, ठीक है, वो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, यस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन फ्रंट ऑफ यू। इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एआई, हाउ डज एआई हेल्प क्लिनिकल डायग्नोसिस। डू यू परसीव एनी थ्रेट टू प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल इन द यूज ऑफ एआई इन हेल्थ केयर। क्या आप देख सकते हो कि इसके आधार पर कुछ असर आ सकती है कि नहीं आ सकती। ये क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा हुआ है। पहला ही प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 1, 10 मार्क का पूछा हुआ था, आपको 150 शब्द में उसका उत्तर लिखना है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो ये वर्ष में पूछा हुआ है। फाइन, और कौन से टॉपिक्स ऐसे जहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आईपीआर में से तो जैसे हम लोग ने चर्चा की, क्वेश्चन 2013 में पूछा हुआ था। बायोपायरेसी करके भी एक टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा हुआ था। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है। ट्रेडिशनल नॉलेज मतलब परंपरागत जो ज्ञान है हमारे पास, उसका हम लोग उपयोग किस तरह से कर सकते हैं कि इसके लिए हाउ इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन फ्रॉम पेटेंटिंग बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज। फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या करती है, मोनोपोली खड़ी कर देती है। फॉर एग्जाम्पल जब आपको पता होगा कोविड जब उसके एकदम पीक लेवल पे था, तो एक ड्रग था, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द ड्रग, वो केवल जाइडस बनाता था। तो जब जाइडस ही बनाता था तो जाहिर सी बात है जाइडस की मोनोपोली थी। इसलिए बिकॉज आई एम बेस्ड इन अहमदाबाद, आई मीन आवर इंस्टीट्यूशन आवर कोचिंग इज एक्चुअली बेस्ड इन अहमदाबाद। तो वी यूज्ड टू विटनेस के नॉट ओनली अवर्स
दिनों के दिनों तक क्या होता था कि जायडस के आगे लाइन लगी होती थी। रीज़न बिंग इज कि वो जायडस से पेटेंट किया हुआ है। जब मोनोपोली होगी तो बट ऑब्वियस बात है कि वो एक ही बेचेगा। तो यहाँ पे वही प्रश्न पूछा हुआ है कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी जब पेटेंट कर लेती है तो क्या होता है, उनका एकाधिकार हो जाता है, मोनोपोली हो जाती है। तो मोनोपोली से बचाने के लिए हम लोग किस तरह से परंपरागत ज्ञान को हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम बीइंग पेटेंटेड बाय दिस टाइप्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हुए, आई होप इसके आधार पे आपको बहुत हद तक जजमेंट आ गया होगा कौन से टॉपिक पे से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कौन से टॉपिक में से क्वेश्चंस कम आते हैं, और क्वेश्चन का फॉर्मेट और प्रकार किस तरह से आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो आई होप आप में से अधिकतर लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो हमारा प्लेलिस्ट का ये जो टॉपिक है वो हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। अब इसके बाद वाला जो आखिरी जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू क्वेश्चन पेपर। प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट क्या होता है, मेंस का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट क्या होता है, और आप एनसीईआरटीज़ कौन से रिफर करोगे, वो जो है वो इसके बाद वाला टॉपिक होगा। दैट विल बी वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, हाईली समराइज फॉर्म में होगा, ताकि आप लोग उसे देखो तो आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है और आंसर का फॉर्मेट आपको किस तरह से लिखना है। इज दैट क्लियर? तो टिल देन विल एंड अवर सेशन हियर। यहाँ पे आपका GS1, GS2 और GS3 समाप्त होता है। GS पेपर 4 के बारे में हम लोग इसके बारे में चर्चा अभी नहीं करेंगे, बिकॉज GS4 इज़ अ डिफरेंट पेपर, उसका पूरा पैटर्न ही अलग है। तो GS4 के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। आई होप आप में से अधिकतर लोगों को GS1, 2 और 3 के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक अवर वीडियो, इफ़ यू फील कि हमारे वीडियो की वजह से आपको बहुत सारा अच्छा ज्ञान मिला है, आपको बहुत सारे ऐसी इंसाइट्स मिले, विजडम मिला है, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और प्लीज़ इसे फॉरवर्ड करिए अपने फ्रेंड्स तक। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।